नमस्कार। आपका अखबार के संक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारतीय राजनीति में इस समय जो कुछ हो रहा है उसको बहुत गंभीरता से देखने समझने की ज़रूरत है। उसका एक बहुत ही आसान एक्सप्लेनेशन है, जनरलाइज एक्सप्लेनेशन ये है कि भारतीय जनता पार्टी ये सब कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई रोल नहीं है, कोई भूमिका नहीं है, वो नहीं कर रही है। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी को ज़रूरत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ज़रूरत से तो ये नहीं हो जाएगा। वो ज़रूरत पूरा करने वाला कोई है तब तो ताली तो दो हाथ से ही बजेगी, एक हाथ से तो ताली बज नहीं सकती। अब मैं दो पार्टियों का उदाहरण देकर आपको बताता हूँ। एक तृणमूल कांग्रेस 15 साल से सत्ता में थी। उन्होंने तोलाबाजी की, उन्होंने कट मनी लिया, भ्रष्टाचार किया, मुस्लिम तुष्टीकरण किया। ममता बनर्जी ने घुसपैठियों को बचाने के लिए जिस हद तक जा सकती थी, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने के लिए बचाया। उनको सारी सरकारी सुविधाएं दी, पहचान पत्र दिए, उनको मतदाता सूची में डाला, ये सब कुछ किया। ये आप मान लीजिए कि इन सब की वजह से उनकी सरकार गई, सत्ता गई। मतदाता किसी भी पार्टी को केवल सत्ता से हटा सकता है। इस बात को, इस अंतर को समझने की ज़रूरत है। मतदाता किसी पार्टी को नहीं तोड़ सकता, किसी पार्टी को ख़त्म नहीं कर सकता, वो केवल सत्ता से हटा सकता है। सत्ता से हटने के बाद पार्टी किस रूप में रहेगी, जिस रूप में थी उसमें उसी में बनी रहेगी, और मजबूत होगी और कमज़ोर होगी, ये पार्टी और उसके नेतृत्व और संगठन पर निर्भर करता है। अब ममता बनर्जी ने क्या किया? ममता बनर्जी के सामने 4 मई के बाद 2 विकल्प थे। सरकार तो चली गई, तो सरकार बचाने का या बनाने का तो कोई विकल्प का सवाल ही नहीं है। 2 विकल्प थे, वो या तो अपनी पार्टी बचाएं या भतीजे को बचाएं। तो उन्होंने चुना भतीजे को बचाना। अगर 4 मई के दिन नतीजा आने के बाद ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एक्शन ले लिया होता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पार्टी से निकाल देती, केवल उनको महामंत्री पद से हटा देती और कहती कि पार्टी में जो समस्या पैदा हुई उसमें बड़ी भूमिका अभिषेक बनर्जी की थी, तो मैं दावे के साथ आज भी कह सकता हूं कि उनकी पार्टी की ये दुर्दशा न होती। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ममता बनर्जी खुद स्वीकार कर चुकी है कि अभी मैं अभिषेक को हटा दूं तो ये सब लोग जो जा रहे हैं वो कोई नहीं जाएगा, सब लौट आएंगे। तो उनको मालूम था कि उनकी पार्टी क्यों टूट रही है, फिर भी उन्होंने पार्टी को टूटने दिया। तो भतीजे को बचाया, तो भतीजा तो बचा लिया उन्होंने, भतीजा साथ है, लेकिन पार्टी चली गई। और पार्टी अभी तो टूटी थी, विधायक दल टूटा था, फिर संसदीय दल टूटा। अब पार्टी का पूरा संगठन वही होने जा रहा है जो महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी के साथ हुआ। जो बागी धड़ा है टीएमसी का, अब वो चुनाव आयोग पहुंच गया है। इस बारे में कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं। चुनाव आयोग में अगर कोई पार्टी टूट के लिए जाती है, कोई पार्टी का धड़ा दावा करता है कि हम असली फैक्शन हैं, तो पार्टी का सिंबल, नाम, झंडा हमको मिलना चाहिए। तो चुनाव आयोग की एक निर्धारित प्रक्रिया है। चुनाव आयोग दोनों जो दावेदार हैं उनसे कहता है कि आप अपने समर्थन में कौन लोग हैं उनकी सूची दीजिए। तो किनकी सूची दीजिए? कितने सांसद आपके साथ हैं, कितने विधायक आपके साथ हैं, कॉर्पोरेटर आपके साथ हैं, पार्टी संगठन में कितने लोग हैं, कार्यकारिणी में कितने लोग आपका समर्थन करते हैं, जो जिला पदाधिकारी हैं उनमें आपका कितना समर्थन है, उससे नीचे के जो पदाधिकारी हैं उनमें कितना समर्थन है। तो दोनों पक्ष अपने अपने दावे पेश करते हैं। फिर इलेक्शन कमीशन उनमें से उनको सॉर्ट आउट करता है, देखता है कि जो ऐसे नाम हैं जो दोनों सूचियों में अलग अलग हैं, उनको मान लेता है कि ये जो है इनका दावा सही है। जो नाम कॉमन दिखते हैं दोनों सूचियों में, जिस पर दोनों दावा करते हैं कि ये हमारे समर्थक हैं, फिर उनकी स्क्रूटनी करता है, कमेटी बनाता है। वो जाकर उन लोगों से बात करती है, पूछती है और उनसे एफिडेविट लेती है कि हम इस पक्ष के या इस पक्ष के साथ हैं। और उसके बाद चुनाव आयोग फैसला करता है कि बहुमत किसके साथ है, तो पार्टी का नाम, सिंबल और झंडा उसको मिलेगा। लेकिन ये प्रक्रिया शिवसेना और एनसीपी के मामले में चुनाव आयोग ने नहीं अपनाई। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई निर्धारित प्रक्रिया है, आपने क्यों नहीं अपनाई? तो वहाँ जो चुनाव आयोग ने कही बात में, जब ये मामला आया था सुप्रीम कोर्ट में, ये टिप्पणी हुई थी और चुनाव आयोग ने अपना पक्ष रखा था, तभी मैंने कहा था कि जितनी वंशवादी पार्टियां हैं
उनके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। चुनाव आयोग ने कहा कि ये परिवार पर आधारित पार्टियां हैं, वन मैन पार्टी है, यहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं है इंटरनल। ये जो पदाधिकारी चुनकर नहीं आते, संगठन में जो भी पदाधिकारी हैं ये नॉमिनेटेड है, नेता या परिवार नॉमिनेट करता है इनको, तो इनको प्रतिनिधि नहीं माना जा सकता उस सेंस में पार्टी का। तो असली प्रतिनिधि जो है, जो जनप्रतिनिधि है, वही है। इसलिए हमने विधायकों और सांसदों के बहुमत के आधार पर तय किया कि पार्टी किसको मिलेगी। आपको याद होगा कि 2017 के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में भी यही हुआ था। शिवपाल यादव चुनाव आयोग चले गए थे, हालांकि बाद में उन्होंने मुलायम सिंह यादव के दबाव में विड्रॉ कर लिया। और याद कीजिए ये बात 2 बार कांग्रेस पार्टी में हो चुकी है। 1969 में जब इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया गया तो उन्होंने पार्टी तोड़ दी है और उन्होंने दावा किया चुनाव आयोग में कि हम असली पार्टी हैं। लेकिन ऐसा विवाद होते ही, डिस्प्यूट होते ही, पहला काम जो चुनाव आयोग करता है उस पार्टी के सिंबल को फ्रीज कर देता है कि जब फैसला होगा तब उस पार्टी को मिलेगा। 69 में ये स्प्लिट हुई, 71 में लोकसभा का चुनाव था। अब सवाल ये था कि जो उससे पहले 69 तक, मतलब उस समय चुनाव चिन्ह था कांग्रेस का 2 बैलों की जोड़ी। इंदिरा गांधी ने 1971 के चुनाव के लिए अपने फैक्शन का, जो कांग्रेस आर के नाम से थी, उसका जो चुनाव चिन्ह चुना वो गाय बछड़ा, और उस पर चुनाव लड़ी। चुनाव नतीजा आने के काफ़ी बाद जो है फैसला हुआ कि असली फैक्शन इंदिरा गांधी का है, लेकिन उन्होंने फिर से जो पुराना सिंबल था वो लिया नहीं, और जो पार्टी का मुख्यालय था वो भी उनको मिल गया था अदालत से, वो भी लिया नहीं। जंतर मंतर का दफ्तर, नया दफ्तर बनाया। 1978 में फिर यही हुआ। 1 जनवरी 1978 को के ब्रह्मानंद रेड्डी, जो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जिनको इंदिरा गांधी ने ही चुनवाया था समर्थन देकर, उन्हीं के कैंडिडेट थे, उन्होंने इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया। इंदिरा गांधी ने फिर पार्टी तोड़ दिया। फिर मामला चुनाव आयोग में गया कि असली फैक्शन कौन। फिर इसका मुकदमा चला। फिर चुनाव का समय आया तो इंदिरा गांधी ने 1980 में लोकसभा चुनाव हुआ तो अपनी पार्टी के लिए नया चुनाव चिन्ह चुना। उस समय चुनाव चिन्ह बना पंजा। और उसके बाद फिर वो जाहिर है कि चुनाव आयोग से वो केस जीत गई, लेकिन उन्होंने पुराना सिंबल लिया नहीं। जो एनसीपी और शिवसेना के मामले में हुआ वो एक नई शुरुआत है। ये इसलिए ये परिस्थिति आई कि पार्टियां परिवार और वंश के आधार पर चलने लगी। कांग्रेस पार्टी के बारे में भी आप कह सकते हैं वंशवादी पार्टी है, ओरिजिनल वंशवादी पार्टी तो वही है, लेकिन उस समय तक कांग्रेस में संगठन के चुनाव होते थे, चाहे दिखाने के लिए होते थे, लेकिन चुनाव होते थे। इसलिए चुनाव आयोग ये नहीं कह सकता था कि ये सब नॉमिनेटेड है, कोई चुना हुआ व्यक्ति नहीं है। लेकिन एनसीपी हो शरद पवार की या उद्धव ठाकरे की शिवसेना, वहाँ कोई चुनाव नहीं है, वहाँ नॉमिनेट होते थे लोग। इसलिए चुनाव आयोग ने कहा कि उनको हम प्रतिनिधि नहीं मान सकते, उनके समर्थन के आधार पर पार्टी का फैसला नहीं कर सकते। वही परिस्थिति ममता बनर्जी के सामने आ गई है। उससे बचने के लिए उन्होंने पहले पूरी पार्टी की जो संगठन की इकाई थी उसको भंग कर दिया, सारे पदाधिकारी हटा दिए। उसके बाद नए पदाधिकारी नॉमिनेट किए। फिर देखिए चुनाव नहीं हुआ, कोई नॉमिनेट किया, उसमें से भी आधे चले गए हैं। तो अब टीएमसी को बागियों के पास जाने से कोई बचा नहीं सकता। ममता बनर्जी के हाथ से सत्ता निकल ही चुकी है, 4 मई को ही निकल गई। उसके बाद विधायक दल हाथ से निकल गया, फिर संसदीय दल निकल गया, अब पार्टी निकलने जा रही है। बागी गुट चुनाव आयोग के पास पहुंचा है। अब बीच में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ, एक नई चीज़ आई कि सांसदों ने अलग रास्ता अपनाया, विधायकों ने अलग रास्ता अपनाया। सांसदों ने अलग होकर 20 सांसद अलग हुए 28 में से, और उन्होंने एक अननोन पार्टी, नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से रजिस्टर थी, उसमें अपना विलय कर दिया। तो जो संवैधानिक ज़रूरत थी उसको पूरा कर दिया और उनकी मेंबरशिप बच गई। विधायक दल ने कहा कि हम अलग गुट हैं, वो सांसदों के साथ नहीं गए।
स्पीकर से कहा, विधानसभा अध्यक्ष से कहा कि हमको अलग बैठने की अनुमति दीजिए, अलग गुट की मान्यता दीजिए। उन्होंने अपना नेता प्रतिपक्ष चुन लिया, चूंकि उनके साथ ज़्यादा थे, 80 में से 61 विधायक उनके साथ हैं। तो स्पीकर ने उनके गुट के नेता ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दे दिया, उनके गुट को मान्यता दे दी। अब सवाल यह है कि वो अलग गुट के रूप में रह नहीं सकते। उनके सामने दो ही विकल्प थे, या तो किसी पार्टी में मर्जर करते जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके तहत, या फिर पार्टी पर दावा करते जो महाराष्ट्र में हुआ शिवसेना और एनसीपी के साथ। तो वो महाराष्ट्र वाले रास्ते पर गए। अब सवाल ये किसी के मन में उठ सकता है कि सांसद क्यों नहीं गए, क्योंकि सांसदों के समर्थन की भाजपा को ज़रूरत थी, समय नहीं था। ये कानूनी प्रक्रिया जो है विधायकों वाली, पार्टी पर कब्जा करने वाली, ये लंबी चलने वाली है। 6 महीने भी लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है। इसलिए सांसदों के लिए अलग रास्ता चुना गया, विधायकों के लिए अलग। और आप देखते रहिए, एक बार पार्टी हाथ में आने के बाद ये जो सांसद गए हैं अलग पार्टी में, वो भी मर्ज हो जाएंगे तृणमूल कांग्रेस, जो उनकी पार्टी असली पार्टी हो जाएगी। तो ममता बनर्जी के हाथ से पार्टी भी चली गई। अब शरद पवार को देखिए, पार्टी चली गई, भतीजा लेकर चला गया, क्योंकि भतीजे को चाचा पर विश्वास नहीं रह गया कि चाचा उसका साथ नहीं दे रहे। आपको याद होगा कुछ घंटे की 2019 में सरकार बनी थी अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस की। शरद पवार ने ही अजीत पवार को भेजा था और आखिरी मिनट पर जो है अपने विधायकों को वापस बुला लिया, वो सरकार गिर गई। इससे अजीत पवार ने बड़ा अपमानित महसूस किया कि हमको आगे बढ़ाकर फिर पैर पीछे खींच लिया, क्योंकि बीजेपी से वो जो समझौता चाहते थे, जो सौदा चाहते थे, वो पटा नहीं। बीजेपी मानने को उनकी शर्तें तैयार नहीं हुई। अब शरद पवार 2 विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है, राजनीति को समझिए। जो लोग खाली ये कह देते हैं कि ये पार्टी तोड़ रही है, वो पार्टी तोड़ रही है, पैसा दिया जा रहा है, सब कुछ ऐसा नहीं होता, इतना आसान नहीं होता। शरद पवार 2 विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। एक है कि कांग्रेस में विलय कर दें, जहां से निकले थे वहीं पहुंच जाए। कांग्रेस भी चाहती है, लेकिन उनकी वहां भी शर्तें हैं। उनकी शर्त है कि प्रदेश अध्यक्ष उनका होगा और उनकी बेटी की भी बड़ी भूमिका होगी। ये सब शर्तें हैं। लेकिन शरद पवार सत्ता के साथ रहने वाले, उनको मालूम है कांग्रेस के साथ जाकर कुछ मिलने वाला नहीं है। सिर्फ इतना कि उनके जो बचे हुए विधायक और सांसद हैं, शायद वो बचे रह जाए। अगर मर्जर हो जाएगा तो फिर उनके विधायकों और सांसदों के लिए निकलना जो है 2/3 के आधार पर मुश्किल हो जाएगा, फिर क्योंकि संख्या जुड़ जाएगी कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार के विधायकों और सांसदों की, फिर 2/3 बनाना जो है मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वो बातचीत भारतीय जनता पार्टी से भी कर रहे हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य पार्टी बचाना नहीं है, वो अपनी पार्टी का अस्तित्व खत्म करने के लिए तैयार है कांग्रेस के साथ। क्यों? क्योंकि बेटी की राजनीति बचानी है। वो एनडीए के साथ जाने को तैयार हैं, क्योंकि बेटी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कराना है। तो उनकी प्राथमिकता बेटी है, पार्टी नहीं है। ऐसी पार्टी अगर टूटती है तो ये कोई कहे कि बीजेपी तोड़ रही है या कोई और तोड़ रहा है, तो वो सरासर गलत है। ये पार्टियां टूटने के लिए तैयार बैठी हैं। इनके नेताओं को अपनी पार्टी से कोई मोह नहीं है, इनको अपने परिवार से, अपने बेटे से, अपनी बेटी से, अपने भतीजे से, भतीजी से, उनसे मोह है। उनका राजनीतिक भविष्य देख रहे हैं, पार्टी का भविष्य उनके लिए गौड़ है। इसलिए पार्टियां टूट रही हैं। इसलिए आने वाले समय में भी पार्टियां टूटेंगी, और ये न तो पहली बार हो रहा है, न आखिरी बार हो रहा है। जो उसका फायदा उठाने की स्थिति में होगा, आज भारतीय जनता पार्टी है, उसका फायदा उठा रही है। कल कांग्रेस थी, वो उसका फायदा उठा रही थी। परसों हो सकता है, परसों से मेरा मतलब है भविष्य में हो सकता है कोई तीसरी पार्टी आए, वो उसका फायदा उठाएगी। तो जब कोई आइडियोलॉजी, कोई विचारधारा, कोई नीति आपकी पार्टी का आधार ना हो, उद्देश्य ना हो, केवल परिवार की संपत्ति बढ़ाना, परिवार की राजनीतिक शक्ति बढ़ाना, परिवार को राजनीतिक रूप से स्थापित करना ही लक्ष्य हो, तो उस पार्टी का हश्र देर सवेर ऐसा ही होने वाला है, जैसा उद्धव ठाकरे की पार्टी का हुआ, शरद पवार की पार्टी का हुआ और अब टीएमसी का हो रहा है।
अगला नंबर किस पार्टी का लगेगा बताना मुश्किल है। वैसे चर्चा तो और कई पार्टियों की है, कहा जा रहा है उसमें सबसे ऊपर जो नाम चल रहा है वो है समाजवादी पार्टी का। लेकिन समाजवादी पार्टी के बारे में कोई बात करने से पहले 2027 के विधानसभा चुनाव का इंतज़ार कीजिए। वहाँ जो भी होना है उसके बाद होना है, ऐसा मुझे लगता है। उससे पहले होने की संभावना नहीं है, क्योंकि अभी उम्मीद बची हुई है। ये प्रक्रियाएं शुरू होती हैं जब उम्मीद खत्म हो जाती है, चाहे उद्धव की पार्टी रही हो, चाहे शरद पवार की, और चाहे अब ममता बनर्जी की। इन तीनों पार्टियों के मामले में यही हुआ कि पार्टी के जो कार्यकर्ता, नेता, जिला स्तर के, प्रदेश स्तर के जो विधायक, सांसद थे, उनकी उम्मीद पार्टी से ख़त्म हो गई, पार्टी नेतृत्व से उम्मीद ख़त्म हो गई कि हमें फिर से जिता कर ला सकते हैं, ये फिर से पार्टी को सत्ता में ला सकते हैं। उनको समझ में आ गया कि इनका लक्ष्य पार्टी को मजबूत करना नहीं है, इनका लक्ष्य अपने परिवार की देखभाल करना है। इसलिए वो सब अपना अपना हित देख रहे हैं। तो अपना अपना हित जहाँ दिख रहा है वहाँ जा रहे हैं। तो इस देखिए, बड़ी सीधी सी बात है भाई, बाजार में खरीदार तब जाता है जब कोई बेचने के लिए सामान लेकर आता है। तो इस समय विधायक, सांसद अगर बिकने को तैयार है, बिकने से मेरा मतलब पैसे से ही नहीं है, राजनीति में और बहुत से मुद्दे होते हैं, और सबसे बड़ा मुद्दा होता है राजनीतिक भविष्य, चुनाव जीतने की उम्मीद। जिस पार्टी में चुनाव जीतने की उम्मीद होगी, या जिस पार्टी से ये उम्मीद होगी कि आज नहीं जीत रहे हैं भले ही कल जीत जाएंगे, अगर ये उम्मीद बनी रहेगी तो उस पार्टी को छोड़कर नहीं जाएंगे लोग। लेकिन जिस दिन ये उम्मीद खत्म हो जाएगी, उस दिन पार्टी में भगदड़ शुरू हो जाएगी, जो दो पार्टियों में हम देख चुके हैं और तीसरी पार्टी में होता हुआ देख रहे हैं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।